नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। यूं तो बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी है, लेकिन आज मैं आपको अर्थशास्त्र का एक अलग ही मीनिंग बताने जा रही हूँ, जो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू एनी अदर इकोनॉमिस्ट। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये शुरू होता है ई से। ई फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, अर्थात अर्थशास्त्र में हम विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके पश्चात लेटर आता है सी। सी फॉर कैपिटल। कैपिटल जो कि उत्पादन का एक साधन भी है, जिसे हम हिंदी में पूंजी के नाम से पुकारते हैं। पूंजी के बारे में अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। पूंजी जो कि मुद्रा और धन का विस्तृत रूप है। मुद्रा और धन का विस्तृत स्वरूप ही पूंजी के नाम से जाना जाता है। ओ फॉर आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन के बारे में हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। उत्पादन जिसकी परिभाषा है कि किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन फलन, उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन हम आउटपुट के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसके पश्चात आता है एन। एन फॉर नेशनल इनकम, अर्थात राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें राष्ट्रीय आय का ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि ये शब्द अपने आप को परिभाषित करता है, राष्ट्रीय आय अर्थात एक राष्ट्र की आय। एक राष्ट्र की राष्ट्रीय आय के आधार पर हम किसी भी अर्थव्यवस्था का आकलन करते हैं कि वह अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। इसके पश्चात वंस अगेन ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन, जो कि स्वयं उत्पादन का एक साधन है। संगठन जिसकी हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्पादन के क्षेत्र में भी संगठन नामक साधन की बहुत महती आवश्यकता और उपादेयता है। संगठन करता ही ये निर्धारित करता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को कितनी मात्रा में एक साथ में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इसके पश्चात आता है एम। एम फॉर मनी, अर्थात मुद्रा। मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर समस्त अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। आज दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे मुद्रा की सहायता से संपादित नहीं किया जा सकता। आज मुद्रा ने संपूर्ण जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया है। मुद्रा एक महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में उभर करके हमारे सामने इस संसार में आ गई है और वर्तमान में समस्त अर्थव्यवस्थाओं में समस्त कार्यों का संपादन इसी मुद्रा के आधार पर किया जाता है। मुद्रा किसे कहा जाता है, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रा की क्या उपादेयता है, इन सब चीजों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत करते हैं। इसके पश्चात आता है आई। आई फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। विनियोग जिसका साधारण शब्दों में अर्थ होता है कि मुद्रा को और अधिक मुद्रा अर्जित करने के लिए प्रयुक्त किया जाना, अर्थात जब कोई व्यक्ति धन को और अधिक धन कमाने के लिए खर्च करता है तो वह स्थिति विनियोग कहलाती है। विनियोग के बारे में विस्तृत रूप से हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास उस अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले विनियोगों की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके पश्चात आता है सी। सी फॉर कंजम्पशन, अर्थात उपभोग। उपभोग एक बहुत महत्वपूर्ण चर है। उपभोग फलन जिसके बारे में हमें सर्वप्रथम प्रोफेसर कीन्स ने बताया था। उपभोग हमारी राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि Y = C+S, अर्थात राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश उपभोग पर खर्च किया जाता है। उपभोग से हमारा अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीद करके उन्हें काम में लेता है तो वह उपभोग कहलाता है। इसके पश्चात आता है एस। एस फॉर सेविंग्स। सेविंग्स यानी बचत।
बचत, इससे आप सभी परिचित हैं कि आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जा करके बचा लिया जाता है वह बचत कहलाता है। अभी आपने देखा कि y = C+S, अर्थात हमारी आय में से उपभोग पर हम जितना अमाउंट खर्च करते हैं उसके पश्चात जो अमाउंट बच जाता है वह बचत कहलाता है। सो S = y - C एंड C जो है कंजम्पशन फंक्शन केस ने हमें प्रस्तुत किया था, जो बताया है कि C = A + BY। इस कंजम्पशन फंक्शन में जो A पार्ट है, A इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसका आय से कोई संबंध, कोई सरोकार नहीं होता है। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। B stands for MPC. MPC means marginal propensity to consume and Y stands for income. So consumption function is equal to A + BY. हमारी आय का एक बड़ा अंश उपभोग पर व्यय किया जाता है और इसके पश्चात जो शेष अमाउंट बच जाता है वो बचत के रूप में S = y - C के माध्यम से याद किया जा सकता है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि हम अर्थशास्त्र की एक आधुनिक परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बहुत शॉर्ट में इकोनॉमिक्स को डिफाइन करके बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेटर है ई फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, अर्थात अर्थशास्त्र वह है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात आता है सी फॉर कैपिटल। कैपिटल का अर्थ है पूंजी। पूंजी जो कि उत्पादन का एक साधन है। हम सभी जानते हैं कि उत्पत्ति के 5 महत्वपूर्ण साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, जिसमें पूंजी भी एक साधन है। इसका विस्तृत रूप से अध्ययन अर्थशास्त्र विषय में किया जाता है। O फॉर आउटपुट। आउटपुट का मतलब है उत्पादन। उत्पादन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्पादन जो कि 5 साधनों के द्वारा मिलकर के किया जाता है। ये उत्पादन से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उन समस्त अवधारणाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत करते हैं। एंड फॉर नेशनल इनकम, अर्थात राष्ट्रीय आय। किसी भी राष्ट्र की, किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए वास्तविक स्थिति से अभिप्राय है कि वह अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखी जाएगी या विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में रखी जाएगी, इसका निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय आय का ज्ञान प्राप्त होना या राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। राष्ट्रीय आय के आधार पर हम प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हैं और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये दोनों वेरिएबल मिलकर के किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने में मदद प्रदान करते हैं। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन। संगठन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। संगठन उत्पादन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जो ये तय करता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, चूंकि वस्तुओं का उत्पादन जो है, वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन साधनों की सहायता से किया जाता है और किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधनों की कितनी मात्रा को प्रयुक्त करना है इसका निर्धारण इस संगठन नामक साधन के द्वारा किया जाता है। किसी भी फील्ड में संगठन का बहुत अधिक महत्व होता है। हम छोटे से उदाहरण से इस चीज को समझ सकते हैं कि परिवार भी एक प्रकार का संगठन है। एक परिवार का सुचारू संचालन करने के लिए, इसको संगठित करने के लिए जिस प्रकार से परिवार का मुखिया कंट्रोल करके चलता है पूरे परिवार को, इसी प्रकार से संगठन उत्पादन की प्रक्रिया को चलाने और नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके पश्चात आता है एम फॉर मनी, अर्थात मुद्रा। मुद्रा जिसके बारे में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अवधारणा थी कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक दौर में मुद्रा का कोई महत्व नहीं था। मुद्रा केवल सौदा उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु, अर्थात केवल रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए काम में ली जाती थी। इससे ज्यादा मुद्रा का अर्थव्यवस्था में कोई महत्व नहीं था। परंतु आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो आज लोगों की अवधारणा बिल्कुल बदल चुकी है और आज के लोगों का कहना है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अर्थात व्यक्ति ने मुद्रा को वो स्थान प्रदान कर दिया है, उसको महत्व, इतना अधिक महत्व दे दिया है कि आज अधिकांश व्यक्ति जो हैं वो मुद्रा के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। मुद्रा के पश्चात आई फॉर इन्वेस्टमेंट, अर्थात विनियोग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विनियोग का अभिप्राय होता है कि जब हम
मुद्रा को और अधिक मुद्रा अर्जित करने के लिए व्यय करते हैं तो वह विनियोग कहलाता है। विनियोग भी दो प्रकार का होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त विनियोग। स्वायत्त विनियोग वह विनियोग होता है जो आय से प्रेरित और प्रभावित नहीं होता है, अर्थात एक निश्चित मात्रा में जो विनियोग किया जाता है वह स्वायत्त विनियोग कहलाता है। यह कांस्टेंट वैल्यू होती है। इंड्यूस्ड विनियोग यानी प्रेरित विनियोग। प्रेरित विनियोग का अभिप्राय उस विनियोग से है जो आय से प्रेरित और प्रभावित होता है। जैसे जैसे आय की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे प्रेरित विनियोग की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसके पश्चात आता है सी फॉर कंजम्पशन अर्थात उपभोग, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरिएबल है। उपभोग, प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग किसे कहते हैं, उपभोग से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं का परिचय प्रोफेसर कीन्स ने हमें दिया था। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत और स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उपभोग फलन की विस्तृत रूप से व्याख्या और विवेचन प्रस्तुत करेंगे। एस फॉर सेविंग अर्थात बचत। बचत आय का एक वह भाग जिसे व्यक्ति खर्च नहीं करता है बल्कि बचा करके अपने पास रख लिया करता है। बचत करना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आय के स्तर पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति की आय कम है वह कम बचत करेगा, जिसकी आय अधिक है वो अधिक बचत करेगा, लेकिन बचत जरूरी है, बचत हर व्यक्ति को करनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि व्यक्ति को बचत करना चाहिए, लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो यही बचत एक बुराई के रूप में आ जाती है कि बचत जो है वो एक अच्छाई है कब तक, जब तक ये माइक्रो लेवल पर की जाए। लेकिन यदि सभी व्यक्तियों ने बचाना शुरू कर दिया तो इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विपरीत प्रभाव पड़ने का मतलब ऐसा करने से हमारी राष्ट्रीय आय में कमी हो जाएगी। तो बचत का विस्तृत विवेचन हम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंतर्गत आगे चल करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स।